तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस, उनका खून हो गया या फिर विमान दुर्घटना में वाकई वो शहीद हो गए, ये आज तक भारत और पूरे विश्व के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश की आजादी के दौरान देशवासियों के लिए किया गया कार्य, जिसके लिए हिंदुस्तान हमेशा ऋणी था, है और रहेगा। अब इनके जन्मदिन को 23 फरवरी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की क्लास में स्पेशली सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार और उसके बाद के घटनाक्रम पर जो है केंद्रित रहेगी। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस हवाई अड्डे पर हुई थी, यह प्रश्न केबीसी में भी पूछा गया, 7 करोड़ का पूछा गया था। कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था, या इटली घोषणा पत्र कब जारी हुआ, क्यों जारी हुआ, जैसे प्रश्नों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। कल के क्लास में मैंने आप सबको बताया, वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला समझौता 25 जून 1945 के दिन बुलाया गया था। वो दौर था जब वर्ल्ड वार अपने शबाब पे था और भारत के सैनिकों को बिना भारतीयों की इजाजत के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा झोंका जा रहा था। उसी दौरान जापान का प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था ताओ, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिक सुभाष चंद्र बोस का साथ दें, जापान जर्मनी का साथ दें, मित्र राष्ट्रों का साथ न दें। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार जापान के द्वारा जीत लिया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हिंदुस्तान के आम लोगों के बीच यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन उन दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख थे, जो अपने आप को देश का भावी प्रधानमंत्री समझ रहे थे, उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। और यही वजह था कि इन राजनीतिक पार्टियों के बीच जो गतिरोध, जो संघर्ष, जो विरोध की स्थिति थी, उसको समाप्त करने के लिए हकीकत यही था। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। शिमला समझौता बुलाया गया। महात्मा गांधी ने जिस मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया था, वही मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को शिमला समझौता से में कायदे से उपस्थित नहीं होने दिया, क्योंकि महात्मा गांधी उन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये बातें पिछले क्लास में मैं बताया था। लेकिन उस क्लास में भी मैंने बताया कि उस समझौते के पीछे जो है एकमात्र उद्देश्य था, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है एक राष्ट्रीय जनमानस को जो है तैयार करना और लोगों के मन में ये जो है खुराफात भरना कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत जापानियों का गुलाम हो जाएगा। और यदा कदा तथाकथित लोगों के द्वारा यह बात जो है अब उड़ाए जाने भी लगी थी। मैंने आप सबको बताया पिछले क्लास में कि 21 अक्टूबर के दिन, कब? 21 अक्टूबर वर्ष 1943 के दिन, कहां पर? सिंगापुर। अब यह जगह जो है सिंगापुर में पड़ती है।
उन दिनों जो है ये मलाया प्रायद्वीप का ही जो है एक हिस्सा था। आप सबको पता है मलाया मतलब आज का मलेशिया। 1957 तक सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा रहा था। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान जो है सौंप दी गई थी, जिसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि उसमें महती भूमिका एक और भारतीय क्रांतिकारी ने निभाई थी और उनका भी जो है टाइटल बोस ही था। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, वहीं पर अस्थायी सरकार का जो है गठन किया गया। अस्थायी सरकार का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस को उस गवर्नमेंट का जो है प्रमुख बनाया गया और अपने किए हुए वादों के अनुसार जापान ने अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार का जो है नामकरण किया। अंडमान का नाम उन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप दिया था और वहां पर पहली अस्थायी सरकार का जो है गठन हुआ, स्थापना हुआ। अंडमान का नामकरण उन्होंने किस नाम से किया था? शहीद द्वीप के नाम से किया था, शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम उन्होंने जो है क्या दिया था? निकोबार का नाम उनके द्वारा जो है दिया गया क्या? निकोबार को स्वराज द्वीप कहा। क्या? स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस का प्रधानमंत्री बनाया जाना, ये बात जो है अंग्रेजों को ही नहीं, कुछ भारतीय राजनेताओं को भी जो है बात खलने लगी कि हम लोगों ने इतना कुछ करके कुछ नहीं कर पाया। और सुभाष चंद्र बोस जो कि 1941 में चले गए थे विदेश, विदेशी शक्तियों का, विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर के और प्रधानमंत्री बन गया। और यही वजह था कि दूसरी बार जो है शिमला समझौता आयोजित भी नहीं किया गया। अंडमान निकोबार सहित पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर सुभाष चंद्र बोस की जो सेना, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसने अधिकार भी कर लिया। 6 जुलाई 1944 के दिन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने टोक्यो रेडियो से जो है राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और इस निर्णायक युद्ध में उनका सहयोग मांगा। तब जब देश के लोगों को जो है ये लगने लगा था कि जापान के ही सहयोग से सही, लेकिन भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस वक्तव्य का महात्मा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। और शायद भारत के नसीब में अभी और गुलामी जो है लिखी थी। और हुआ यूं, 6 अगस्त के दिन, कब? 6 अगस्त वर्ष 1945 का वो मनहूस दिन आया जब हिरोशिमा पर, किस पर? हिरोशिमा पर कौन सा बम जो है अमेरिका के द्वारा जो है गिराया गया? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा बम जो है गिराया गया था वो जो है 9 अगस्त के दिन गिराया गया। 9 अगस्त के दिन। और कहां पर? नागासाकी पर। किस पर? नागासाकी पर जो है ये बम गिराया गया, नागासाकी पर। और ये कहां पर था? तो ये दोनों जापान के जो शहर थे वो पूरी तरीके से जो है कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। जापान का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बड़ा एहसान था और इसीलिए 18 अगस्त के इस घटना के लगभग 8 दिन बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 15 अगस्त 1945 के दिन समाप्त हुआ, जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जापान की यात्रा पर थे जाने के लिए, और फार्मोसा द्वीप, चीनी ताइपे का जो क्षेत्र है, अब चीनी ताइपे जिसको कहते हैं, उसी फार्मोसा द्वीप पर उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुरी तरीके से जल जाते हैं। आर्मी हॉस्पिटल में रात 9 बजे के आसपास, ऐसा बताया गया, 18 अगस्त 1945 के दिन। किस दिन? 18 अगस्त 1945 के दिन इन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती थे, उसके बावजूद भी उन दिनों भी जो है कैमरा और जो है ये फोटो मीडिया हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घायल अवस्था में आज तक कोई तस्वीर जो है नहीं मिली, या उनके साथ जो घायल हुए थे उनकी कोई तस्वीर नहीं मिली। और इस तरीके से एक अमर सपूत की जिंदगी रहस्य बन करके रह गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज पर पुनः ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया और उन सैनिकों पर लाल किला में ला करके मुकदमा चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मेजर शाहनवाज और गुरुशरण ढिल्लो, प्रेमचंद्र सहगल जैसे जो है अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि आजाद हिंद फौज समिति के द्वारा जो है इन सिपाहियों के मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने में सफलता प्राप्त हुई, और जो सबसे बड़ी भूमिका जिस महानुभाव ने निभाया उनका नाम था भोला भाई देसाई। इस त्रासदी के बाद ब्रिटेन पर अन्य देशों का जो है दबाव था, खास करके अमेरिका का, कि भारत सहित ऐसे सभी देश जिसको ब्रिटेन के द्वारा अपना उपनिवेश जो है बनाया गया है उनको आजाद किया जाए। और उसका परिणाम था कि लेबर पार्टी की जो नई सरकार बनी थी उसका प्राइम मिनिस्टर बना था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के द्वारा अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा जाता है, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। किस नाम से? कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ कब? 24 मार्च वर्ष 1946 को। कैबिनेट मिशन के जो है कैबिनेट मिशन जो है कितने सदस्य थे इसमें? तो आप कहेंगे कि कैबिनेट मिशन के जो है 3 सदस्य थे, और जो 3 सदस्य थे उनमें पहला था पैथिक लॉरेंस, जो कि यही अध्यक्ष था, और ये भारत सचिव भी था उस समय, पैथिक लॉरेंस। आपसे पूछे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था, और उस समय भारत सचिव के पद पर था, भारत सचिव के पद पर था पैथिक लॉरेंस। दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? दूसरे महानुभाव का जो है नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि 1942 में ये भी क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के भारत में आए थे। और तीसरे महानुभाव थे जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 जो है कैबिनेट मंत्रियों का दल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आप कहेंगे कि उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। और किस पार्टी का था? लेबर पार्टी से था। हालांकि वर्ल्ड वार जो हुआ सेकेंड, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर रहा ब्रिटेन का जिसने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, और वो था अर्धनंगा फकीर कहने वाला व्यक्ति जिसका नाम था, देखिए भूल रहा हूं, सेकेंड राउंड टेबल समिट के दौरान ही उन्होंने अर्धनंगा फकीर कहा था। याद आता है तो अभी बता देते हैं। और उसी के
कार्यकाल में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। बहरहाल विंस्टन चर्चिल, कौन? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के बाद जो है इटली प्रधानमंत्री बना और इसी के द्वारा ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन जब जो है भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल था। कैबिनेट मिशन का भारत आने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का भारत आने के पीछे दो उद्देश्य था। पहला एक अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार का गठन करना, और दूसरा जो उद्देश्य था वो ये, भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण कराया जाना। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर के कैबिनेट मिशन का जो है भारत में आगमन हुआ था, जिसको मैंने बड़ा विधिवत जो है आप लोगों से कई बार जो है चर्चा किया था। कैबिनेट मिशन भी भारत विभाजन के पक्ष में नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे जो है बने कि अंततोगत्वा भारत का विभाजन जो है उसके अलावा कोई अब विकल्प ही नहीं रह गया। दरअसल 2 सितंबर 1946 के दिन अंतरिम सरकार का जो है गठन कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी उनके नेतृत्व में जो है इस सरकार का गठन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका जो है बहिष्कार किया, और जब इस सरकार के बनाए जाने का जो है अनाउंसमेंट किया गया था, उसकी ठीक जो है कुछ दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय का भारत, आज का वो पाकिस्तान, पुनः जो है लाहौर में एक अधिवेशन आयोजित करता है और डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान करता है। और जो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ये मनाया गया कब? तो आप कहेंगे 16 अगस्त वर्ष 1946 को। 16 अगस्त 1946 से जो है डायरेक्ट एक्शन डे की जो है शुरुआत हुई, और जिसका परिणाम हुआ कि खास करके वो 3 राज्य जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सरकार थी, एक बंगाल, दूसरा पंजाब और तीसरा बंगाल, पंजाब और सिंध। वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, क्योंकि वहां की जो स्थानीय सरकारें थी वो खुद ऐसा कराना चाहती थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा फरमान था। और बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, खास करके गैर मुस्लिम लोगों का। तथाकथित उस समय का एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नेता जिसने कहा, तलवार के दम पर हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान पर अपना शासन स्थापित किया, हम तलवार के दम पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर लेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन डे जो है किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा जो है शुरू किया गया था। और इसका जो है घोषणा किसके द्वारा, अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। महात्मा गांधी इसी डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बंगाल के नोआखली में जो है पहुंचे, और इस दंगे को बंद कराने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक किया। और तत्कालीन उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको
वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में जो है संबोधित किया था। नोआखली में, बंगाल में नोआखली का जो एरिया था वो सबसे अधिक जो है प्रभावित, और महात्मा गांधी के हालांकि प्रयासों से यहां पर दंगा शांत हुआ जरूर, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। पूरे दुनिया को ये ब्रिटेन बताना भी चाहता था, ब्रिटेन अगर चाहता तो इन दंगाइयों पर नियंत्रण किया जा सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता था ब्रिटेन कि जो देश ये चाहते हैं कि ब्रिटेन जो है भारत को गुलाम बना करके रखा है, भारत को स्वतंत्र करे, वो देश ये देख लें। अभी आजादी मिली नहीं, अभी तो इनको सिर्फ ये आश्वासन दिया गया कि आपको आजाद कर दिया जाएगा, और बस इतने में ही ये हालात हैं कि ये जो है मरने कटने के लिए अब तैयार हो गए हैं। यानी खुद को जस्टिफाई करना चाहती थी उस समय की ब्रिटिश सरकार कि हम कहीं से भी गलत नहीं थे, हम इसीलिए जो है इस देश पर शासन कर रहे थे क्योंकि यहाँ के लोग मानसिक रूप से अभी जो है उस लायक नहीं है कि यहाँ पर शासन कर सके। आखिरकार ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर बना, जिनका नाम था जो है क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के जो है ये प्रधानमंत्री थे, और क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 के दिन पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसको एटली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया, एटली डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। क्या 20 कब किया गया? 20 फरवरी 1947। और इनके द्वारा जो है दो काम किए गए। पहला काम जो है किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन इसको भारत का अंतिम और 35वां गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। और दूसरा जो काम किया गया वो ये कि 20 जून वर्ष 20 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देने का इन्होंने फरमान सुनाया कि आगामी 20 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी को क्लीमेंट एटली डिक्लेरेशन या क्लीमेंट एटली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया था। इनके द्वारा ये फरवरी के महीने में ये तब अनाउंसमेंट किया गया जब भारत में अब अलग पाकिस्तान को लेकर के जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मरने मारने पर उतारू हो चुकी थी। हजारों बेगुनाहों का जो है खून बहाया जा रहा था, और क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है एक घोषणा किया गया कि आगामी 20 जून तक जो है इस देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर के मार्च के महीने में आ जाते हैं। कब? 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 को ये भारत आ जाते हैं। और सबसे पहले इनकी मुलाकात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के कद्दावर नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। 31 मार्च 1947 के दिन वायसराय हाउस में लॉर्ड माउंटबेटन जो है महात्मा गांधी जी से भी मिलते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्राध्यक्षों से जो है बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिले, और मिलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि भारत का में शांति बहाली का बस एक ही विकल्प है, भारत का विभाजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और
सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाने में कामयाब भी हो गया। उनसे ज्यादा जो है प्रयास उनकी मिसेज जो थी उन्होंने किया था। कुछ भारतीय नेताओं को विभाजन के लिए, विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार करने में महात्मा गांधी हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं और कहते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनाई गई है, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई है, उसका उपाध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना को बना दीजिए। उसकी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सब ऑल इंडिया मुस्लिम के हो जाए, लेकिन भारत का विभाजन रोका जाना चाहिए। इस पर एक बार तैयार भी हो गया लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन पंडित नेहरू ने इसका विरोध कर दिया और इस तरह भारत का विभाजन को बचाने के लिए महात्मा गांधी का जो अंतिम प्रयास था वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। जो महात्मा गांधी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, आखिरकार अब ये अवधारणा सिर्फ जो है किताबों की पंक्तियों तक जो है सीमित रह गई थी। हकीकत तो इसके ठीक उल्टा था। अब हर वर्ग कसाई बना पड़ा था। महात्मा गांधी ने कहा कि देश का विभाजन होगा तो एक अलग देश मेरी लाश पर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी दो विभाजन हो चुके थे, एक अफगानिस्तान और दूसरा 1937 में बर्मा, जिनको भारत से अलग एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जा चुकी थी। आखिरकार यहां की स्थिति का जो है जायजा लेने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन वापस अपने देश जो है जाता है। ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय था या गवर्नर जनरल कह लीजिए, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। वापस जाता है अपने देश, हालांकि वह फिर इसका जो है बहुत जल्दी आगमन हो जाता है और अपने देश पहुंच करके और वो बताता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली से कि भारत के विभाजन के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं। एक भारत देश, हिंदुस्तान जो हिंदुओं का हो, और एक पाकिस्तान की मांग की जा रही है मुसलमानों के लिए, और उस देश में शांति व्यवस्था अगर बनाए रखना है तो बस यही करना है। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 4 जुलाई 1947 को, कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया जाता है? संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। संसद में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण किया गया कब? 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुतिकरण किया जाता है और ये संसद से पास कर दिया गया। संसद से पास हुआ कब? तो आप कहेंगे 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को जो है पास कर दिया गया और भारत में शांति व्यवस्था बहाल करने के का जो दबाव था उसी का जो है ये परिणाम था। इसी दिन जो है ये तय कर दिया गया, क्या 14 और 15 अगस्त तक ही, अगले महीने तक ही भारत को आजाद कर दिया जाएगा और 2 देशों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम
ये हुआ कि भारत आते ही मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना यहां पर देख लेंगे 3 जून कब प्रस्तुत की गई थी? 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। 24 मार्च 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन का भारत में आगमन होता है। कब? 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन का भारत में आगमन होता है और 3 जून 1947 को ये योजना पेश की जाती है। और इसी योजना के तहत जो है भारत का विभाजन किया गया। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, लेकिन ऐसा लिखित रूप में जो है उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं था। सिर्फ एक राजनीतिक एक अवधारणा थी और इसी के आधार पर जो है 14 अगस्त 1947 को, यानी भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान बनाए जाने का आग्रह खुद जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय, पाकिस्तान के उस समय जो गवर्नर बनाए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा निवेदन किया गया था। उनको डर था कि भारत पहले बना दिया जाएगा तो हो सके जब ये शक्तियां भारत को जो है ट्रांसफर की जाएगी तो हमारा पाकिस्तान बनाने का सपना रह जाए। यही वजह था कि एक दिन पहले पाकिस्तान और उसके ठीक अगले दिन जो है भारत दुनिया में स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व में आया है। हालांकि विभाजन के बाद भी जो हुआ वो कम आश्चर्यजनक नहीं था। विभाजन के बाद बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था कहां तक भारत, कहां तक पाकिस्तान है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन बनाने के लिए जो है अभी समिति बाद में बनाई गई थी। देश के अंदर दंगा जो है भीषण पैमाने पर हुआ। फिर 23 मार्च 1947 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के जन्मदिन को, शहादत दिवस को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शहादत दिवस के रूप में, पाकिस्तान दिवस के रूप में मना रही थी, आजादी मिलने के बाद मुस्लिम लीग के लोगों ने और उनके समर्थित कबीलों ने सबसे ज्यादा ज्यादती सिख समुदाय के लोगों पर ही किया था, क्योंकि वो चाहते थे ये भारत पाकिस्तान खाली कर दे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक देश होगा, बाकी किसी के लिए नहीं। ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया गया। इसलिए आज भी पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वो इस्लाम धर्म है, लेकिन भारत दुनिया में आज भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद भी भारत के पास 562 रियासतें थी। 562 भारत बनने को तैयार था, लेकिन शुक्र है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनके प्रयासों से एक एक करके सारी रियासतों को या तो बात से और नहीं तो जो जैसे समझ रहा था वैसे समझाया गया और भारत को अखंड बनाने का पूरा प्रयास किया गया। फिर भी भारत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और गुजरात, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे, देसी रियासतें थी, जिनको बाद में गुजरात के पास जो रियासत थी उसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हालांकि पाकिस्तान आज भी उसको अपने नक्शे में दिखाता है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में सम्मिलित किया गया और जम्मू कश्मीर बताने की जरूरत नहीं कि अभी तक भी भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। बहरहाल 15 अगस्त 1947 को इस देश का कल्याण हुआ। स्वतंत्र भारत के रूप में जो है भारत दुनिया के अस्तित्व में आया, जबकि पाकिस्तान के नाम से एक नया देश इस दुनिया के नक्शे में अपनी उपस्थिति दर्ज किया। और इस तरीके से हम लोग
ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हुए थे। अगले क्लास में मैं मिलूंगा तो इन वायसरायों के संदर्भ में कुछ तथ्य जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में।